दूर से देखने पर ये समंदर में खड़ी एक बैटल शिप की तरह लगती है, मगर दोस्तों ये असल में एक छोटी सी सिटी है जो आज के समय पर पूरे तरीके से खंडर हो चुकी है। किसी समय पर यहाँ पर 5000 लोगों से ज़्यादा लोग रहा करते थे और ना ही ये सिर्फ जापान की बल्कि दुनिया की सबसे घनी बस्तियों में से एक हुआ करती थी। यहाँ पर अपार्टमेंट भी थे जिनका कंक्रीट अब सड़ गल चुका है और यहाँ पर रहने वाले लोगों के सामान अभी भी वहाँ मौजूद हैं। यहाँ ऐसा मालूम होता है कि यहाँ रहने वाले लोग अपना सारा सामान यहीं छोड़कर कहीं भाग गए। यहाँ स्कूल थे, यहाँ भी कभी बच्चों की आवाज़ गूंजती थी। हॉस्पिटल्स, टाउन हॉल, स्विमिंग पूल, शॉप और थिएटर सहित यहाँ वो फैसिलिटीज थी जो किसी शहर में होनी चाहिए। पर आज ये पूरा शहर किसी वीरान गोस्ट टाउन की शक्ल पेश करता है। लेकिन ऐसा क्यों यहाँ रहने वाले हजारों लोगों में से एक भी यहाँ नहीं रहता? यहाँ ऐसा क्या हुआ था कि जापान ने 35 सालों तक टूरिस्ट को यहाँ जाने से रोके रखा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हैं फैक्ट्स वाइज। इस आइलैंड को हसीमा कहा जाता है जो नागासाकी से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और इस आइलैंड की शक्ल एक बैटल शिप जैसी है, इसलिए इस आइलैंड को बैटल शिप आइलैंड भी बोला जाता है। समंदर के इस हिस्से में ऐसे करीब 500 आइलैंड हैं जिनमें कोई आबादी नहीं रहती, लेकिन हसीमा आइलैंड की कहानी इन सब से काफी अलग है। देखा जाए तो यहाँ के आसपास के सभी आइलैंड काफी हरे भरे हैं, लेकिन हसीमा आइलैंड समंदर से उभरा हुआ एक बहुत ही बड़ा पत्थर है जहाँ पर प्लांटेशन न होने के बराबर है। हसीमा आइलैंड ने अपने वक्त में जापान की इकोनॉमी को बूस्ट करने में एक मेन रोल प्ले किया था। इसकी सबसे खास बात थी कोल माइनिंग। पिछले 150 सालों की हिस्ट्री में इस आइलैंड से करीब समंदर के बॉटम से 1 करोड़ 65 लाख टन कोयला निकाला गया था। हम आपको बता दें, इतना ज्यादा कोयला इंडिया को 1 महीने और पाकिस्तान को 10 महीने तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दे सकता है। 18 सेंचुरी में हसीमा से थोड़ी ही दूर रहने वाले लोगों को ताकाशिमा में बिखरा हुआ कोयला मिला था। पहले तो उन्हें इसकी खासियत के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन एक्सीडेंटली एक कोहितो नाम के आदमी को इसकी हीटिंग प्रॉपर्टीज के बारे में पता लग गया। उस दिन के बाद से ताकाशिमा आइलैंड के लोगों ने जमीन पर बिखरा हुआ कोयला इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिससे वो अपने घरों को गर्म रखते थे। देखते ही देखते 1850s में नागासाकी एक शिपिंग पोर्ट बन चुका था। अमेरिका और चाइना के बीच में ये एक स्टॉप पावर पोर्ट था जहां इंटरनेशनल कार्गो सेलिंग शिप रुकती थी। वेस्टर्न कंट्री ब्रिटेन और यूएस से अपने सेलिंग शिप को स्टीम इंजन से रिप्लेस कर रहे थे, जिनको चलाने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत थी और वो था कोयला। जब वो शिप नागासाकी आइलैंड पर आके रुकती थी तो उसको रिफ्यूलिंग के लिए कोयले की जरूरत पड़ती थी और ये कोयला नागासाकी से थोड़ा ही दूर पर ताकाशिमा आइलैंड पर बिखरा हुआ था। जब कोयले की डिमांड बढ़ने लगी तो आइलैंड के लोग इस कोयले को अब जमीन से निकालने लगे। देखते ही देखते ताकाशिमा के सरफेस पे से कोयला गायब हो गया। तभी उन्होंने सोचा कि अब आसपास के आइलैंड से कोयला निकाला जाए, जिसमें हसीमा आइलैंड भी था। हसीमा आइलैंड एकमात्र ऐसा आइलैंड था जिसमें बाकी के आइलैंड के मुकाबले सबसे ज़्यादा कोयला मौजूद था। उस समय कोयले को निकालने के लिए ओल्ड स्कूल तरीके इस्तेमाल किए जाते थे, जिनमें ज़्यादातर हाथों का इस्तेमाल होता था। अब बढ़ती हुई कोयले की डिमांड को लेकर हाथों का इस्तेमाल ना के बराबर था, इसीलिए 19th सेंचुरी में मित्सुबिशी ने हसीमा आइलैंड खरीद लिया। उस समय मित्सुबिशी एक शिपिंग कंपनी थी जिसने हसीमा आइलैंड पर प्रॉपर तरीके से कोल माइनिंग स्टार्ट करने का फैसला किया। मित्सुबिशी ने यहाँ रहने के लिए वर्कर्स के लिए घर बनवाए और समंदर की लहरों से इस आइलैंड को बचाने के लिए सीवाल भी बनवाई। और यही वो वजह है जिसकी वजह से पूरा आइलैंड एक बैटल शिप की तरह लगता है। 1960s में यहाँ 3000 वर्कर्स रहते थे जो साल भर में 150 टन कोयला निकालते थे। हसीमा आइलैंड के छोटे साइज की वजह से यहाँ रहने की जगह काफी कम हुआ करती थी, इसीलिए मित्सुबिशी ने यहाँ कंक्रीट रेजिडेंटल कॉम्प्लेक्स बनवाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स अपनी फैमिली के साथ यहाँ रह सकें। हम आपको बता दें, ये उस समय की जापान की सबसे बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन यहाँ वर्कर्स के रहने के लिए जगह फिर भी कम पड़ जाती थी।
इसके बाद हसीमा आइलैंड पर वर्कर्स की तादाद बढ़ती गई और मित्सुबिशी यहाँ नए नए कॉम्प्लेक्स भी बनवाता चला गया। इसके साथ साथ वर्कर्स के बच्चों के लिए स्कूल और इंटरटेनमेंट सेंटर भी बनवाए गए। 1941 में हसीमा आइलैंड पर कोयले का प्रोडक्शन 4,10,000 टन जा पहुंचा, जो कि दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। 1959 में हसीमा आइलैंड की टोटल पॉपुलेशन 5,200 थी। अब देखा जाए तो आइसलैंड का पूरा एरिया ही 15.5 एकड़ का है। अगर हम आसान भाषा में कहें तो वहाँ 1 एकड़ में 335 लोग रहते थे। उस वक्त में इतनी घनी आबादी दुनिया के किसी भी और देश में नहीं पाई गई। इसका अंदाजा आप यहाँ से लगा लें कि चाइना, जहाँ पर आज पॉपुलेशन डेंसिटी 84 पीपल पर एकड़ है, उसके हिसाब से हसीमा आइलैंड पर 1 एकड़ में 335 लोग रह रहे थे। जो वर्कर्स यहाँ पर रह रहे थे उनका कहना है कि एक रूम 3 वर्कर्स शेयर करते थे, लेकिन तीसरे वर्कर को कबर्ड में सोना पड़ता था। माइंस की बात की जाए तो हसीमा आइलैंड से 1 किलोमीटर नीचे खोद कर बनाई गई थी। जहाँ पर टेम्परेचर की बात की जाए तो वहाँ टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी 95% रहती थी। इन हार्श कंडीशन में वर्कर्स का वहाँ काम करना किसी भी सूरत में खतरे से खाली नहीं था। हम आपको बता दें, हसीमा आइलैंड पर वर्कर्स के काम करते समय कई वर्कर्स की जान भी जा चुकी है और उससे पहले वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान चाइनीज और कोरियन कैदियों से फोर्सफुली माइन में काम भी करवाया जाता था, जिससे ये पूरी दुनिया आज तक जापान को क्रिटिसाइज करती है। इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब जापान का तख्त उलट दिया गया तो अपना इम्प्रेशन अच्छा करने के लिए जापान ने हसीमा आइलैंड पर वर्कर्स के लिए कई फैसिलिटीज भी बनवाई, जैसे कि थिएटर, जिम्नेजियम और हाई स्कूल और एंटरटेनमेंट सेंटर। यहाँ तक कि वो सारी फैसिलिटीज वर्कर्स के लिए बिल्कुल फ्री रखी गई, लेकिन इसके लिए वर्कर्स को उसकी मेंटेनेंस में खुद हाथ बटाना पड़ता था। यहाँ पीने का फ्रेश पानी मेनलैंड जापान से लाया जाता था, लेकिन बाद में यहाँ समंदर के अंदर मेन लाइंस बिछाई गई जो जापान से जाकर कनेक्ट होती थी। 1960s में हसीमा आइलैंड अपने पीक पर चल रहा था, वहीं जापानीज इकोनॉमी को इससे काफी फायदा भी हो रहा था। लेकिन ये वो वक्त था जब कोल इंजन का दुनिया में डाउनफॉल शुरू हो गया था। कोयले को दुनिया के माहौल के लिए नुकसानदेह करार दिया गया और वहीं ऑयल ने कोयले को रिप्लेस करना भी शुरू कर दिया। इसके चलते अब इंटरनेशनल मार्केट में कोल की डिमांड होना कम हो गई थी और आहिस्ता आहिस्ता कोल माइंस बंद होना शुरू हो गई। हसीमा आइलैंड पर माइनिंग वैसे ही काफी मुश्किल से होती थी क्योंकि ये मेनलैंड से कटा हुआ था और दूसरा साउथ चाइना सी से अक्सर सुनामी और तूफान यहाँ आते रहते थे। मित्सुबिशी ने यहाँ पर प्रोटेक्शन वॉल तो बना रखी थी, लेकिन इन तूफानों की वजह से ये अक्सर टूट जाती थी, जिसकी वजह से इसकी रिपेयरिंग पर काफी ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च भी आता था। इन सब डिफिकल्टीज के बाद अब हसीमा माइंस प्रॉफिटेबल नहीं रह गई थी और फाइनली 15 जनवरी 1970s में हसीमा कोल माइंस को बंद कर दिया गया। बिना जॉब्स के हजारों वर्कर्स ने हसीमा आइलैंड को एक ही रात में खाली कर दिया। हसीमा आइलैंड की पूरी हिस्ट्री में यहाँ इंसानों की एक नस्ल बढ़ी हुई थी, लेकिन उनको अपनी ये सारी यादें यहीं पर छोड़कर जाना पड़ा। आज हसीमा आइलैंड साउथ चाइना सी में एक खंडर बनकर मात्र रह गया है। कई सालों तक जापानीज गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को सील कर रखा था और इसकी वायलेशन करने वाले को सख्त से सख्त सजा भी दी जाती थी। कई लोगों का कहना है कि यहाँ जापान फोर्स्ड लेबर का सच दुनिया से छिपाना चाहता था, लेकिन जापान का कहना है कि उन्होंने ये रूल आइलैंड पर चोरी को रोकने के लिए बनाया था। हसीमा को दोबारा 21st सेंचुरी में दुनिया के सामने फिर से पेश किया गया और ये गोस्ट टाउन की शक्ल में दुनिया में काफी ज्यादा फेमस भी हो गया, खासकर उनके लिए जो गोस्ट प्लेस को एक्सप्लोर करने की ज्यादा शौकीन थे। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हर बार की तरह ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।